इंडिया में टैक्स पेयर को रियल बेनिफिट नहीं है। जिस दिन आपने टैक्स भरना बंद कर दिया तो गवर्नमेंट आपके लिए ज्यादा कुछ करती नहीं। जो आदमी कमाई कर रहा है देश में वो अपना टैक्स नहीं भरेगा तो घर बनाना, पानी देना, बिजली देना ये गवर्नमेंट कैसे करेगा अगर हम और आप अपना टैक्स नहीं देंगे। ग्लोबली हर कोई इंडिया को देख रहा है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 16 इयर्स में सबसे कम क्यों है? देखिए क्या हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, खासकर यूरोप में, और हमारा इन्वेस्टमेंट आता था यूरोप से, बिकॉज ऑफ उनकी स्लो डाउन की वजह से नहीं आया। सारे स्टार्टअप फाउंडर्स सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि इंडिया में खर्चा करने वाली ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टार्टअप हो, इंडिया अपना मार्केट नहीं समझना चाहिए, इनको दुनिया अपना मार्केट समझना चाहिए। इनका मार्केट है 8 बिलियन पीपल का। जब आप सीईओ थे नीति आयोग के, आपके पर्क्स क्या थे? सरकार में ना कोई पैसे के लिए काम नहीं करता, हर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए काम करता है। तो एक ये सेंटिमेंट नेगेटिव क्यों बना हुआ है कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से काम कराने के लिए रिश्वत लगती है या ब्राइब लगती है? आज के एपिसोड में हमने ये फिगर आउट किया है कि क्या इंडिया एक्चुअली डेवलप हुआ है इन लास्ट फ्यू इयर्स, कि हमें सिर्फ डेटा बताया जा रहा है, और कौन से एरियाज हैं जहां पे डेवलपमेंट हुआ है। कैसे हमारी गवर्नमेंट इंडियन टूरिज्म को इंक्रीज कर रही है, कैसे इंडिया का सबसे बड़ा इंडियन टूरिज्म का कैंपेन इनक्रेडिबल इंडिया वो बना कैसे, उसने इंडिया के टूरिज्म को हेल्प कैसे किया। हमने ये भी जानने की कोशिश करी है कि इंडिया जब इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है देन FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका रेट इतना लो क्यों है कंपेयर टू लास्ट 16 इयर्स। दिस ईयर इज द लोएस्ट। और हमने ये जानने की कोशिश करी कि कैसे एक इंसान जो 50,000 या 1 लाख रुपए कमाता है वो करोड़ तक जा सकता है बाय फाइंडिंग आउट राइट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, क्योंकि इंडिया का विजन है 2047 तक डेवलप कंट्री बनने का। इसमें कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप और हमारे लिए अवेलेबल है। इन सब के आंसर्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं आज के हमारे गेस्ट अमिताभ कांत सर ने। वो इंडिया के G20 शेरपा हैं, वो फॉर्मर CEO हैं नीति आयोग के। ही इज़ वन ऑफ द शार्पेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट इन इंडिया एज अ सर्विंग ऑफिसर who's there in our country. So ये एपिसोड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में। Enjoy the show. Before you do that, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये पूरा वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि सबको इस एपिसोड के थ्रू इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चले। एंड राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आपको कम समय में बेहतर इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंजॉय द शो। एक क्वेश्चन था मुझे, शेरपा होता क्या है? G20 शेरपा मीन व्हाट? लाइक दैट्स योर ऑफिशियल पोजीशनिंग राइट नाउ। व्हाट डज इट मीन? तो शेरपा का मतलब है कि ही इज लाइक एन एमिसरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जब G20 होती है तो सब मल्टीलैटरल फोरम है। इसमें मल्टीलैटरल फोरम में आपको कंसेंसस लाना ज़रूरी है, मतलब सबकी सहमति लाना ज़रूरी है। और ये सहमति बड़े चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स पे होती है, जैसे आपका ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हो, या विमेन लेड डेवलपमेंट हो, या रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हो, या ग्रोथ हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो। तो बड़े चैलेंजिंग इश्यूज होते हैं और हर देश का अपना अपना स्टैंड होता है। तो शेरपा का जो काम है कि अपने लीडर को कंसेंसस लाकर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा दे, और वो शेरपा ऐसी मेहनत करे और ऐसा नेगोशिएट करे और ऐसी डिप्लोमेटिक एफर्ट करे कि उनके लीडर माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाएं। और वही मेरी कोशिश रही अपने G20 पे कि हम लोग सारी चीज़ों में सहमति ला पाएँ और माननीय प्रधानमंत्री जी माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे, और वो पहुँचे। सबसे डिफिकल्ट क्या था इसमें? देखिए, कई सब्जेक्ट्स पे बहुत चर्चा हुई और लगातार चर्चा रही, पर एक जो सब्जेक्ट था जिस पर यूनाइटेड नेशंस भी फेल हो चुका था, और जिस पे हम लोगों को 300 घंटे लगे, और एक पैराग्राफ पे 300 घंटे लगे नेगोशिएशंस पे। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, 250 बायलैटरल मीटिंग्स हुई, उस पर करीब 16 ड्राफ्ट्स बने,
और केवल 17वां ड्राफ्ट सक्सीड हुआ, वो था रशिया यूक्रेन क्राइसिस, क्योंकि उस पर G7 का एक और व्यू था, रशिया का एक और व्यू था, चाइना का एक और व्यू था और एमर्जिंग मार्केट्स का एक और व्यू था। सबकी सहमति बनानी बहुत आवश्यक थी और उसमें हर शब्द और हर लेटर पर घमासान लड़ाई हुई, पर अंत में भारत की विजय हुई और भारत कंसेंसस लाया उस पर। तो क्या प्रपोज किया था भारत ने? भारत ने कंसेंसस में जो बेसिक नेगोशिएशन किया था कि देयर शुड बी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि आप किसी देश के अंदर जाकर उसका कब्जा नहीं कर सकते और आप पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होनी चाहिए देश की। जो यूएन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन पर सहमति हुई और हमने उस पैराग्राफ में किसी देश पर अटैक नहीं किया और हमारा लक्ष्य ये था कि सब लोग ये बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उस पे कि न्यूक्लियर अटैक ना हो। और आज का जो एरा है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि टुडेज एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और हम वसुदेव कुटुंबकम की वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के नारे से आगे चलें। तो इस पे सहमति लाना बहुत बड़ी चीज़ थी। आपने एक लाइन बोली कि प्रधानमंत्री जी ने बोला अभी जो टाइम है वो वॉर का टाइम नहीं है, बट इफ़ यू लुक एट अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी दो बड़े बड़े वॉर चल रहे हैं। वन इज़ इज़राइल एंड गाज़ा के बीच में, एक है यूक्रेन रशिया के बीच में, प्लस एक टेंशन बढ़ते जा रहा है चाइना ताइवान का और यूएस के ताइवान के साथ। तो ऐसा नहीं लग रहा कि हर जगह वर्ल्ड एक चेंज ऑफ ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, चेंज ऑफ पावर ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, एंड ये यूजुअली हिस्ट्री में वॉर्स लेके आता है। तो देखिए, दुनिया में कई इस समय फॉल्ट लाइंस हैं। एक तो करीब 2 साल से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरा मिडल ईस्ट इजराइल गाज़ा का एक क्राइसिस चल रहा है, तीसरा मेरे विचार से चाइना ताइवान का तो चल रहा है, पर एक उसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्टेड है। और आप ये देखिएगा कि जो सप्लाई चेन्स हो रही हैं वो ज़्यादा रेजिलिएंट बन रही हैं और ट्रस्टेड पार्टनर्स पर डिपेंड किया जा रहा है, और इसलिए सप्लाई चेन्स में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। और उसके अलावा मेरे विचार से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट फाइनेंस का एक सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन पर कार्रवाई करनी बहुत आवश्यकता है। और उस पे G20 एक ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर एक कंसेंसस लाया था, और ये सारी चीज़ें इस समय दुनिया को कन्फ्रंट कर रही हैं। तो इस पे बहुत कुछ एमर्जिंग मार्केट्स का व्यू है, और भारत ने G20 के समय में एक पोजीशन ली कि हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मीटिंग 2 बार की, और हमारा जो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन बना वो एक साउथ की आवाज़ उसने उठाई। और अफ्रीकन यूनियन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सदस्य बनाया G20 का, और उससे ये G20 नहीं एक G21 बना जाके, और उससे ये हुआ कि G20 एक बहुत ही इंक्लूसिव बॉडी बनी, और अब दुनिया के करीब 82% जनसंख्या को G20 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चैलेंजेस हैं, पर अगर हमारा जो चैलेंज था वो इसलिए भारत सक्सीड किया क्योंकि भारत एमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल साउथ के साथ हमने काम किया। एक रिसेंटली अभी ना मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, आई थिंक संजीव सान्याल सर का न्यूज़ आई थी, आपने पढ़ी उसके बारे में? हाँ, पढ़ी। जहाँ पे वो बोल रहे थे कि या उनका मे बी गलत तरीके से परसीव हुआ लोगों को, बट द हेडलाइन वाज कि क्योंकि इंडिया में यूपीएससी का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, आज के यंग लोग जो यूथ है वो यूपीएससी के पीछे इतनी तरफ भाग रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया में बिलियनर्स कम है, इसकी वजह से इंडिया में
ओवरऑल जो कैपिटल मार्केट है वो ग्रो नहीं करता, इसकी वजह से इंडिया में ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है. डू यू बिलीव सो? नहीं, मेरे विचार से तो कैपिटल मार्केट बहुत जोरों से दौड़ रहा है इस समय. हाँ, मतलब इससे 25,000 से 75,000 पहुंच गया है. अब आप देखिए स्टार्टअप्स भी बढ़ते जा रहे हैं. तो हमारी जनसंख्या इतनी है कि हमें अच्छे ऑफिसर्स भी चाहिए, हमें बेस्ट ऑफिसर्स चाहिए जिनमें कमिटमेंट हो, जुनून हो काम करने का, और हमें एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए देश में, यंग स्टार्टअप्स भी चाहिए, और हमारे यहाँ वेल्थ क्रिएशन बहुत आवश्यक है. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए सबके लिए. तो सबके लिए एक अवसर देता है ये देश. सो यू फील यू डोंट थिंक कि अभी बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट जॉब्स पे या यूपीएससी पे इतना ज़्यादा नहीं है? हर जगह है, इतनी ऑडियंस है, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है. नहीं, सरकार ने देखिए, अब आप ये देखिए कि कितने रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे देश में. आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लीजिए. जब मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज था और ये नई सरकार आई, तो प्रधानमंत्री जी का पहला निर्देश था कि ये सारे प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, ये सब हटाइए. तो हम लोग लगे भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनके निर्देश पे, तो दुनिया भर के प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन हटाए गए. ये भारत एक अकेला देश है जहाँ 1600 लॉज हटाए गए हैं और सब चीज़ डिजिटाइज किया, और हम लोग करीब 80 पोजीशन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे हम लोगों ने लगान जंप किया आगे. तो इजी हुआ. फिर जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सारा डिजिटल बना. फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया. फिर रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आया. तो देश में बहुत ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं जिससे कि बिजनेस करना आसान हुआ है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ईज किया गया है. अभी 98% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है सब ऑटोमेटिक रूट से आता है. तो ये सब ईज हुआ है. तो इस समय सबको एक अवसर मिलता है कि आप जाइए, मेक इन इंडिया कीजिए, स्टार्टअप इंडिया कीजिए, और डिजिटल इंडिया कीजिए, और देश को बढ़ाइए. तो अब आप ये देखिए कि स्टार्टअप इंडिया जब 2016 में लॉन्च हुआ तो उस समय करीब 150 स्टार्टअप्स थे. आज 1,25,000 स्टार्टअप्स हैं, 115 यूनिकॉर्न्स हैं इस देश में. और आपके जो यंग डायनेमिक स्पिरिट है और जो एनर्जी है यूथ की, वो तो स्टार्टअप्स में जा रही है, वो बिजनेस में जा रही है, वो हर जगह जा रही है, और कुछ एनर्जी यूपीएससी में भी जा रही है. डू यू रियली थिंक कि अब एकदम ग्राउंड लेवल पे, बेस लेवल पे ईज ऑफ बिजनेस हुआ है? आई विल आस्क यू अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि जैसे अगर आप छोटे शहरों में जाओ, छोटा भी नहीं, मतलब मैं मिड साइज, अगर आप टियर 2 सिटीज़ में भी जाते हो, इंदौर, सूरत, पुणे, जयपुर, भोपाल, राइट, ऐसे अगर शहरों में जाते हो, यहाँ पर हर लाइसेंस के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है. एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारे डिफरेंट लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं. ऐसा मतलब एटलीस्ट मैं इंदौर से आता हूँ, तो वहाँ पे तो कोई वन विंडो पॉलिसी भी नहीं है कि एक ही जगह पे आपको सब लाइसेंस मिल जाए. आपको लेबर के लिए अलग जाना पड़ता है, आपको पोल्यूशन के लिए अलग जाना पड़ता है, आपको जीएसटी के लिए अलग जाना पड़ता है, आपको हर चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन अलग करने पड़ते हैं. इन सब करते करते आपको कई बार पता भी नहीं होता है, कोई बॉडी आपको कुछ ऐसा नहीं बताती कि अच्छा ओवरऑल आपके पूरे बिजनेस में आपको कितने लाइसेंस और कितनी चीज़ें चाहिए. वो उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती. आप करते जाते हो, बीच में आपको पता चलता है आप कुछ वायलेट कर देते हो तो आपके पास नोटिस आते हैं और आपको उससे पता चलता है कि अच्छा ये भी करना था. एंड इन सब की प्रोसेस में जहाँ हमें सब लाइसेंसेस लेने होते हैं या जब सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, एजेंटेड है ये पूरा काम आज भी कि इतना इजी नहीं है बिजनेस करना, क्योंकि कोई ना कोई बीच में एजेंट है. जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे तब तक काम नहीं होता. अगर आप एकदम प्रॉपर सिर्फ एप्लीकेशन के बेसिस पे लगाओगे तो आपका जो बिजनेस आपका आज आइडिया है, स्टार्ट करना है, उसको स्टार्ट करने में 9 से 10 महीने, 12 महीने, 2 साल लग जाएंगे. तो कैसे करोगे? नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं. और देखिए, आपकी एज क्या है? 27. हाँ, तो मेरी एज जब मैं यंग था तो बहुत रेगुलेशंस थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रेगुलेशंस थे.
इन्वेस्टमेंट के भी रेगुलेशंस थे, लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, कई चीज़ें थी। तो भारत में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत रिफॉर्म्स आए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सारे प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ हटा दिया, सब कुछ डिजिटाइज किया। और EPFO हो, ESIC हो यहाँ, और या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो यहाँ, या DPIIT हो, यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होती, आप केवल डिजिटल काम कीजिए सारी जगह, और डिजिटल। और दूसरी चीज़ जो मेरे विचार से हुई है कि डिजिटाइजेशन बहुत बढ़ा है, कि हर चीज़ आप डिजिटली कर सकते हैं और आपको कागज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है और खुद जाने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज़ ट्रू। और इसकी वजह से आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जो जहां आप अपना फॉर्म और अपने लाइसेंसेस डिजिटली अप्लाई करके नहीं ले सकते, इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ कर दिया। अब मेरे विचार से स्टेट्स पर कंपटीशन पड़ा और हमने स्टेट्स की रैंकिंग शुरू की, और कई स्टेट्स, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, पहली बार हमने किया रैंकिंग तो गुजरात नंबर 1 आया। अगले साल की तो आंध्र प्रदेश ने गुजरात को बीट किया, और तीसरे साल जब की तो तेलंगाना ने आंध्र और गुजरात को बीट किया। पर जो अच्छी चीज़ हुई कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जो सबसे पीछे थे, 25वीं और 26वीं रैंक पे थे, वो 4वीं और 5वीं रैंक पर आए। तो हर स्टेट ने ये प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस हटाए हैं और सारे स्टेट्स आगे बढ़े हैं। और मेरे विचार से अब जो नेक्स्ट क्रांति लानी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और बाकी स्टेट्स में बदलाव लाना आवश्यक है। और ये मेरे विचार से ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए, हर साल, हर महीने, हर रोज़। और इससे ही भारत दुनिया का सबसे इजी और सिंपल देश बनाना बहुत आवश्यक है। और ये प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में शुरू से रहा कि भारत को सबसे इजी और सिंपल बनाओ। डू यू थिंक कि 1 विंडो पॉलिसी अच्छी होती है? देखिए, 1 विंडो पर आप बहुत फोकस करिएगा तो वो फिर 26 विंडो होती है, वो 27वीं विंडो बन जाती है। आपको क्या करना चाहिए कि एक डिजिटल प्रोसेस होना चाहिए, एक डिजिटल प्रोसेस से सबको अप्रूवल मिल जाना चाहिए, और एक फॉर्म होना चाहिए जिससे कि सबको मिल जाना चाहिए। तो वो भारत सरकार में हुआ है और मेरे विचार से हर स्टेट में हो रहा है। इसमें हमने एक बात करी कि इंडिया में वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। मैं एक ऐसे ही, मुझे थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ कॉन्वर्जेशन से, हम लोग वापस इस पे आएंगे जहाँ पे जो जो चीज़ आप बता रहे हो उसके ऊपर। मैंने आज सुबह एक ट्वीट पढ़ा किसी एक आई थिंक फाइनेंस कॉलमिस्ट का, जिन्होंने लिखा है कि इंडिया में टैक्स पेयर को रियल बेनिफिट नहीं है। एंड बहुत लोग उसमें नीचे कमेंट्स करते जा रहे थे कि ये क्या मतलब हुआ, राइट। तो इसका मीनिंग ये था कि अगर जब तक आप टैक्स भर रहे हो, आज आप अगर 1 करोड़ कमाते हो तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 40% के आसपास आप टैक्सेस भरते हो, राइट। उसके ऊपर वो आपका अपसाइड है तो ग्रेट है, डाउनसाइड है जिस दिन आपने टैक्स भरना बंद कर दिया तो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ज़्यादा कुछ करती नहीं है। मतलब आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजोगे क्योंकि एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल पे टॉप क्लास नहीं मिल रहा इंडिया में आज। आप गवर्नमेंट हेल्थ केयर यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे, राइट। तो बेसिक बेनिफिट इंडिया में टैक्स सुपर हाई है, लेकिन बेसिक बेनिफिट्स एक टैक्स पेयर के लिए बहुत कम है जब वो डाउन साइड जा रहा है। आज कोई अपनी कंट्री को वर्ल्ड वाइड टैक्स ज़्यादा इसीलिए पे करता है और टैक्स पेयर इसीलिए बनता है कि मेरी कंट्री जब मैं डाउन साइड में हूँ तब मेरी टेक केयर करेगी, इसीलिए जब मेरा अच्छा टाइम चल रहा है तब मैं कंट्री को अपनी ग्रोथ में से कंट्रीब्यूट करते जाता हूँ, राइट। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंट एंड द आइडिया वाज कि ये रियल डाउन साइड चल रहा है इंडिया में। डू यू बिलीव सो? देखिए, बहुत ही गलत थिंकिंग है मेरे विचार से, क्योंकि ये दिस इज जस्ट अ ट्वीट आई एम कोटिंग, सो आई एम आस्किंग यू। गलत थिंकिंग है। देखिए क्या है कि अगर जो आदमी कमाई कर रहा है देश में वो अपना टैक्स नहीं भरेगा तो देश में, अब आप सोचिए पिछले 10 वर्षों में क्या किया। इस गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में, करीब 5 करोड़ घर बनाए गरीबों के लिए। 5 करोड़ घर का मतलब है कि आपने एक पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज़्यादा घर यहाँ बना दिए।
आपने करीब 120 मिलियन टॉयलेट्स दिए, मतलब 12 करोड़ आपने टॉयलेट्स दिए, मतलब जर्मनी की जनसंख्या से ज़्यादा तो आपने बाथरूम्स और टॉयलेट्स दिए यहाँ। फिर आपने करीब 253 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 25 करोड़ भारतीयों को पाइप्ड वाटर कनेक्शन दिया, मतलब ब्राज़ील की जनसंख्या से ज़्यादा आपने यहाँ दिया। फिर आपने करीब 80,000 किलोमीटर सड़क बनाई, जो इंडिया की डायमीटर का 6 गुना ज़्यादा है। 80 किलोमीटर रोड, एक्सप्रेसवे, हाईवेज बनाई। फिर हर घर को यहाँ बिजली दी गई। तो घर बनाना, पानी देना, बिजली देना, ये सड़कें बनाना, ये गवर्नमेंट कैसे करेगा अगर हम और आप अपना टैक्स नहीं देंगे? और इसका फ़ायदा किसको मिला है? जितनी जनसंख्या गरीब वर्ग है, क्योंकि जो मोटो रहा गवर्नमेंट का कि कोई भी पीछे ना रहे, लीव नो वन बिहाइंड, और सबकी प्रगति हो, तो इसीलिए ये सारी स्कीमें गांव-गांव में ले गई और सब तक पहुंचाई गई हैं। तो अगर हम और आप टैक्स नहीं देंगे कमा के, तो ये तो काम ही नहीं हो पाएगा, ना घर बनेंगे, ना बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा। तो ये थिंकिंग मेरे विचार से थोड़ी कंस्ट्रक्टिव मोड में लानी ज़रूरी है। So, इस पे फॉलो अप मेरा उस कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग पे, आई अग्री विद दिस थिंकिंग एंड आई एम ऑफ द सेम बिलीफ। मुझे भी ये लगता है कि आप इस कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो किसी ना किसी वजह से मिल रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको थैंकफुल होने के लिए आपको गिव बैक करना चाहिए, क्योंकि तभी सेम अपॉर्चुनिटी आपके ऐसे और लोगों को भी मिलेगी। दैट्स अ ग्रेट थिंकिंग, राइट? बट मोस्टली जब भी आप अलग अलग जगह पे एक नॉर्मल इंसान से बात करो, एक मिडिल क्लास इंसान से बात करो, वो ऐसे बोलते हैं कि जितना टैक्स मिडिल क्लास भरते हैं उसका जो फ़ायदा होता है, जो एडवांटेज होता है, वो या तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जाता है, बिकॉज उन लोगों को आपको अपग्रेड करना है गवर्नमेंट को, और या तो अल्ट्रा रिच के पास जाता है, जो बहुत ज़्यादा रईस हैं, उनको बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ मिल जाती है। मिडिल क्लास के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उन लोगों को मिलता कुछ नहीं है। डू यू बिलीव सर? नहीं, मेरे विचार से इस गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ किया है, और एक्चुअली जो राइज हुई है इस समय पिछले 10 वर्षों में, वो राइज ऑफ द मिडिल क्लास हुई है। तो करीब आपकी 35% जनसंख्या मिडिल क्लास में आई है, और इसी वजह से, क्योंकि मिडिल क्लास की राइज हुई है, मिडिल क्लास देखिए इस समय वेल्थ क्रिएशन में भी लगा है, तभी मिडिल क्लास की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है। मिडिल क्लास, अब आप देख रहे हैं कि पहले जो लोग छोटी कार लेते थे वो अब बड़ी कार में जा रहे हैं, जो लोग पहले नॉर्मल स्कूटर लेते थे वो अब इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं। तो ये मिडिल क्लास की ग्रोथ और मिडिल क्लास का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है पिछले 10 वर्षों में, मेरे विचार से मिडिल क्लास को हुआ है। क्विक क्वेश्चन, जितने आज यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग लोग जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपने टूरिज्म को स्टेट लेवल पे भी देखा है, नेशनल लेवल पे भी देखा है, ग्लोबल लेवल पे भी आप अंडरस्टैंड करते हो, राइट? आज यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए टूरिज्म में क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया में? कैसे वो इंडिया में कोई एक चीज़ बनाएं या मार्केट करें, या वो किसी गवर्नमेंट की हेल्प करें, या खुद के लिए मे बी रिजॉर्ट बनाएं या मेडिकल फैसिलिटी बनाएं, जहाँ पर आपने देखा है कि ग्लोबली डिमांड है और इंडिया अगर उसमें आगे बढ़ता है और कोई एंटरप्रेन्योर आता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो टूरिज्म में अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, टूरिज्म एक अकेला एरिया है जो कि पूरा प्राइवेट सेक्टर है। आप टैक्सी ड्राइवर ले लीजिए, आप गाइड ले लीजिए, आप टूर ऑपरेटर ले लीजिए, आप होटल्स ले लीजिए, आप रेस्टोरेंट ले लीजिए, आप रिजॉर्ट्स ले लीजिए, सब प्राइवेट सेक्टर है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए डेस्टिनेशन मैनेजमेंट और मार्केटिंग थोड़ी, पर बाकी सारा रोल प्राइवेट सेक्टर का है। तो जो अवसर इस समय है, और हुआ क्या कोविड की वजह से, और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री हमेशा टूरिज्म की बात करते हैं, जहाँ जाते हैं लक्षद्वीप या कहीं जहाँ भी जाते हैं वो टूरिज्म की बात करते हैं। तो वो मेरे विचार से क्या हुआ है कि डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बढ़ा है। मेरे विचार से, मैं तो ट्रैकिंग के लिए गया था, पर मेरे विचार से जो अपॉर्चुनिटी भारत में है हिमालयाज़ की, जो अपॉर्चुनिटी भारत में है रिलीजियस टूरिज्म की, और जो अपॉर्चुनिटी भारत में कल्चरल और हेरिटेज प्रोडक्ट्स की है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो
भारतीयों को अपने देश को तो डिस्कवर करना आवश्यक है, पर अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी आ रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि अब एक्सपीरियंशियल टूरिज्म बढ़ गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट है वो चाहता है कि मैं कुछ, जब मैं टूरिज्म पे जाऊं, ट्रैवल पे जाऊं, तो मैं कुछ सीखूं, कुछ समझूं, कुछ मैं डेस्टिनेशन से लर्न करूं। तो उसके लिए हेरिटेज और कल्चर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और किसी देश के पास इतनी ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल और हेरिटेज साइट्स नहीं है जो भारत के में है। तो ये टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और सारा जो भारत का युवा है, युवा शक्ति है, उसको टूरिज्म में बहुत गाइड्स की तरह हो, टूर ऑपरेटर्स की तरह हो, रिजॉर्ट्स ओनर्स की तरह हो, अपॉर्चुनिटी है। तो अगर मैं समराइज करूं, टेल मी इफ आई एम राइट, अगर इंडिया का जो आज यूथ है या इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वो किसी तरह से इंडिया को या जिस भी वो सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में है उसको इस तरीके से पैकेज करे जहाँ पे वो कल्चर, हेरिटेज और रिलीजन टूरिज्म को एक पैकेज में, एक एक्सपीरियंस के फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि सामने वाले के लिए ईजी हो जाए वो एक्सपीरियंस करना जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। देखिए टूरिस्ट का क्या होता है, वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अराइवल टू द पॉइंट ऑफ डिपार्चर वो ईजीनेस चाहता है। आप उसका अराइवल एंट्री पॉइंट से डिपार्चर पॉइंट तक पैकेज ऐसा बनाइए और ऐसा एक्सपीरियंशियल पैकेज बनाइए कि वो जब वहाँ से जाए तो वो फिजिकली इन्विगरेटेड हो, स्पिरिचुअली रिजुवनेटेड हो, और मेंटली बहुत ज़्यादा रिजुवनेटेड हो और इन्विगरेटेड हो। ये अगर कोई भी युवा करता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल बनेगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अराइवल टू पॉइंट ऑफ डिपार्चर, एंड टू एंड जर्नी सोचनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में टूरिस्ट तो आ रहे हैं, पर अभी मैं 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था जनवरी 2024 का, इंडिया में FDI सबसे लो है इस टाइम पे। 16 ईयर्स से लोएस्ट FDI अभी चल रहा है। तो इंडिया का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है, इंडिया का टूरिज्म अगर बढ़ रहा है, ग्लोबली हर कोई इंडिया को देख रहा है, G20 के थ्रू हम इतनी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, हर जगह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि अगर इंडिया को सब बोलते हैं नेक्स्ट डेकेड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, देन 16 ईयर्स में सबसे कम क्यों है? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? नहीं, देखिए क्या हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है। ये आप अगर आप IMF की रिपोर्ट्स देखेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमीज में स्लो डाउन हुआ है, केवल इंडियन इकोनॉमी 8.3% पे 3 क्वार्टर पे बढ़ी है। तभी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। पर बाकी सारी इकोनॉमीज में स्लो डाउन हुआ है, खासकर यूरोप में। और हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट आता था यूरोप से, जो कि बिकॉज ऑफ उनकी स्लो डाउन की वजह से नहीं आया है। ओके। हाँ, और ये एक ग्लोबल इकोनॉमी का रीज़न है ना, ये कोई दुनिया में हर इकोनॉमी में FDI कम हुआ है। ये कि इंडिया में कम हुआ है 16 साल के बाद, ये कोई अनोखी नहीं, ये हर इकोनॉमी में कम हुआ है। पर उसके बावजूद पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि FDI बढ़े। और जैसे आपने पढ़ा कि कई पॉलिसी चेंजेस हुए जिसकी वजह से एलोन मस्क जी आ रहे हैं भारत में प्रधानमंत्री से मिलने और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो लोग आएंगे और कई इन्वेस्टमेंट्स आए, और अगर आप एक्सपर्ट से बात करिएगा तो वो सब कह रहे हैं कि इंडिया में FIIs भी आ रहे हैं और इंडिया में FDI भी बढ़ेगा, और इंडिया के अलावा कोई और डेस्टिनेशन इतनी लार्ज डिमांड के साथ है नहीं। तो मेरे विचार से FDI लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़ेगा और ये $100 बिलियन से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आपने बोला कि इंडिया बहुत एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना या डोमेस्टिक डिमांड कहीं और इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ग्लोबली अट्रैक्टिव लग रही है, राइट? चाइना के साथ कंसर्न्स आए पूरी दुनिया को, सो चाइना +1 स्ट्रैटेजी स्टार्ट हुई पूरी वर्ल्ड में हर कंपनी के लिए कि चाइना के अलावा हम कौन सा ऑप्शन देखें
राइट. एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली एक जो सेक्टर है जिसमें इलॉन मस्क भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया में अगर अपॉर्चुनिटी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग चाइना के अलावा ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं. बट अगर देखा जाए इंडिया का रियल कंपटीशन चाइना है ही नहीं. इंडिया का रियल कंपटीशन तो वियतनाम है इन मैन्युफैक्चरिंग. क्योंकि आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मेक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं इंडिया से. एंड स्पेसिफिकली वियतनाम क्योंकि बाउंड्रीज और लेबर आर्बिट्राज सब ऑलमोस्ट सेम है. तो रैंकिंग्स की गई थी ऑन 7-8 डिफरेंट पॉइंट्स. वियतनाम को इंडिया से ज़्यादा बेटर पॉइंट्स मिले थे इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ बेटर मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन फॉर एनी कंपनी जो चाइना छोड़ना जा रही है. तो डू यू थिंक कि इंडिया का रियल कंपटीशन चाइना है ही नहीं, इंडिया का रियल कंपटीशन तो वियतनाम है? देखिए ऐसा है कि इंडिया का कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है. इंडिया का जो लक्ष्य होता है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, इंडिया शुड मेक इटसेल्फ द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस इन. आप अपने को इजी और सिंपल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, सारे स्टेट्स को करना चाहिए. दूसरी चीज, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इन सबको हटाना चाहिए. तीसरी चीज, हमने एफडीआई में बहुत पॉलिसी चेंजेस किए हैं और काफ़ी इजी बनी है. चौथी चीज़ है, हमें अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ, जैसे 8.3% अभी हुई है, और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम अमृतकाल में बढ़ते जाएं 8, 9, 10% पे बढ़े. अगर इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपको देखिए वियतनाम में क्या हुआ है कि चाइनीज़ कंपनीज अपने ऑफिसेज वहाँ खुले हैं क्योंकि चाइना से वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो चले गए वियतनाम में, कुछ चले गए थाईलैंड. पर ये छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं. जो बड़ी डिमांड आएगी 1.5 बिलियन लोगों की, वो तो इंडिया से आएगी. जो साइज एंड स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया से आएगी. जो स्किल्ड मैन पावर होगी वो इंडिया से आएगी. जो आपको टेक्नोलॉजी होगी वो आपको इंडिया से ही मिल पाएगी. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ना वियतनाम में ना थाईलैंड में है. तो आपको अगले 30 साल का सोचना है, आपको 1-2 साल के लिए वियतनाम और थाईलैंड का नहीं सोचना है. और ये बहुत ज़रूरी है हर हिंदुस्तानी के लिए सोचना कि आप अगले 30 वर्षों में कैसे इंडिया की ग्रोथ स्ट्रैटेजी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे. तो इसलिए हर स्टेट को अपने आप को ईजी और सिंपल करना है, और हर स्टेट को अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट करनी है, और हर स्टेट को अब एक मोमेंटम देना है ग्रोथ के लिए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से ही जॉब्स आएंगी. और मैन्युफैक्चरिंग के बिना इंडिया 9-10% में नहीं ग्रो कर पाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग के बिना इंडिया एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाएगा. इसीलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव किया. और अब आप एप्पल को देखिए, एप्पल ने करीब 150,000 जॉब्स यहाँ बनाई, 14% उनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रहा है. और ये सब करीब 2-2.5 साल के अंदर हुआ है, जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आई है. अब आप सोचिए कि अगर वो 14% में इतनी 150,000 जॉब्स बना सकते हैं, तो जब वो उनका प्रोडक्शन बढ़ के 45-50% बढ़ेगा इंडिया में, तो आप कितनी जॉब्स क्रिएट करिएगा मैन्युफैक्चरिंग. इस पे 2 चैलेंजेस मुझे लगते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एंड प्योरली समझने के बेसिस पे. जब भी हम इंडिया के प्रोडक्शन की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि बाहर की सारी कंपनीज वो इंडिया आना चाहती है और यहाँ पे बना रही है, राइट. तो आपने जैसे एक चीज़ बोली कि हमें ये छोड़ देना चाहिए कि 2-4-5 साल में वियतनाम के साथ क्या हो रहा है या छोटी छोटी दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ क्या हो रहा है. फेयर पॉइंट. हम आने वाले 10 साल 20 साल को देखते हैं. पहला पॉइंट इसमें कि इंडिया में ग्लोबल कंपनीज देख तो रही है इधर आना चाहती, बट डू यू थिंक कि इंडिया के अंदर इतने स्किल्ड मैन पावर है या इतना एजुकेटेड मैन पावर है जिसको आता हो उस तरीके टेक्नोलॉजी बनाना और चीज़ें करना ताकि बड़ी कंपनीज आके हायर कर पाए? देखिए स्किलिंग बहुत हुई है, और स्किलिंग में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और क्योंकि स्किलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की. आप जो सही कह रहे हैं, क्योंकि ना केवल हमें आज की सोचनी है, बल्कि 2047 में करीब 30-31% स्किल्ड मैन पावर दुनिया को हम प्रोवाइड करेंगे, वो सब इंडियंस होंगे. तो आप जो
होटल मैनेजर्स हों, आपके इलेक्ट्रीशियंस हों, आपके इंजीनियर्स हों, सब इंडिया से जाएंगे। तो स्किलिंग एक रेगुलर फीचर है जिस पे बहुत फोकस किया गया और स्किल्ड मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया इस पर। प्राइम मिनिस्टर का तो अपना फोकस रहा है स्किलिंग पे, तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पर देखिए क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं लगातार। उस ज़माने में किसी ने सोचा नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकर आपको डिसरप्ट कर देगा और आप AI इंजीनियर्स चाहिए, कंप्यूटिंग पावर चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स किसी ने वर्ड ही नहीं सोचा था। अब मशीन लर्नर्स चाहिए, डेटा साइंटिस्ट चाहिए। तो मेरे विचार से कांस्टेंट कोर्स क्यूरिकुलम चेंज, हमारे IIITs हों, हमारे IITs हों, हमारे IIMs हों, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, सब जगह एक कांस्टेंट कोर्स क्यूरिकुलम का एवोल्यूशन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डिसरप्शन बहुत ज़ोरों से आ रहा है। मुझे एक चीज़ और लगती है इंडिया में, एक बिकॉज जो अपनी गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन के थ्रू किया है, उसके साथ इंडिया, जैसे आपने बोला, ग्लोबली सबको प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड करेगा आने वाले टाइम पे। होटल मैनेजर्स हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, हम प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक एक बहुत क्लियर ट्रेंड है जो इंडिया वर्ल्ड को प्रोवाइड करेगा। आई जेन्युइनली बिलीव कि इंडिया आने वाले टाइम में एक मीडिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, क्योंकि इंडिया में जितने लोग हैं और जिस तरीके से डिजिटल एडॉप्शन हुआ है, उसकी वजह से लोगों को मीडिया डिस्टर्ब करते आ गया है। तो आने वाले टाइम में जो वीडियो एडिटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, मार्केटर्स हैं, आई थिंक वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया ही प्रोवाइड करने वाला है। बिकॉज क्रिएटिविटी जब फ्री टाइम होता है तब आती है। तो अगर इंडिया में लोगों का ऑप्शन नहीं था और ऑल ऑफ अ सडन फ्री टाइम को हटा के अब एक ऑप्शन आ गया कि वो डिजिटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं और बन सकते हैं, बिल्कुल, तो बहुत लोग इसमें अपग्रेड कर जाएंगे। और जिन्होंने अपने आप को खुद को अपग्रेड कर दिया, आई थिंक वो मीडिया में बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वर्ल्ड हमारी मीडिया सर्विसेज लेगा। लाइक अगर कोई यूएस में या यूरोप में बैठा है, उसको वीडियो एडिटिंग सर्विस चाहिए, तो वो इंडिया से लेगा। सो आई जेन्युइनली बिलीव कि कंटेंट क्रिएशन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा कैपिटल बनने वाला है, जो एक बहुत साइलेंटली हम लीडर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, कई क्षेत्रों में देखिए डिजिटाइजेशन से क्या हुआ ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब ये सबके पास आधार आ गया, फिर जब प्रधानमंत्री जी ने ये लॉन्च किया कि डिमोनेटाइजेशन के बाद कि 500 मिलियन बैंक अकाउंट्स हमने खोले, 555 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए इस देश में। मतलब हर दूसरा बैंक अकाउंट दुनिया का यहाँ खुला। फिर उसको आधार से लिंक किया, उसको मोबाइल फ़ोन से लिंक किया और फास्ट पेमेंट हुआ। तो अब हम दुनिया का 46% फास्ट पेमेंट इंडिया करता है और चाइना नंबर 2 पोजीशन पे है जो कि करीब 7 या 8% करता है। हम 46% करते हैं। पर उसकी वजह से क्या हुआ कि कई स्टार्टअप्स थे, जैसे मोबीक्विक हो, पाइन लैब हो, इन्होंने पेमेंट हिस्ट्री के बेसिस पे क्रेडिट देना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कई स्टार्टअप्स आए, जैसे ज़ेरोडा हो, ग्रो हो, अपस्टॉक हो, जो कि स्टॉक मार्केट को ले गए टायर 2, टायर 3 सिटी, रूरल एरियाज में, और वेल्थ क्रिएशन चला गया वहाँ पर। टायर 2, टायर 3, अब आप क्या होता है 30 सेकंड के अंदर स्टॉक मार्केट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर नए स्टार्टअप्स आए, जैसे गो डिजिट और एको आया। वो इंश्योरेंस, जो पहले 1 साल लगता था इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में, मैंने तो LIC की पॉलिसी 7 महीने लिए थे लेने में, पेपर वर्क के। अब वो गो डिजिट और एको आपको 1 मिनट के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं घर बैठे। तो हुआ क्या है कि आप 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर आप सारे ट्रांजैक्शन करते हैं अपने मोबाइल पे। मोबाइल बन गया आपका वर्चुअल बैंक। मैं तो 4.5 साल से बैंक गया ही नहीं हूँ। मैं ना ATM मशीन में गया हूँ, ना मैंने अपनी चेकबुक इस्तेमाल की है। सब कुछ मैं मोबाइल पे करता हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भारत में हुआ है वो बड़ा क्रांतिकारी हुआ है। मोस्टली जितने आपने स्टार्टअप्स नाम लिए, मोस्ट फाउंडर्स से मैं मिल चुका हूँ हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, एंड बहुत
लोग फॉर्चुनेटली फ्रेंड्स भी बने वो हुए, और सबका एक सेकंड चैलेंज जो मैं आपसे बोलने वाला था इंडिया के बारे में, और वो सबका एक कॉमन चैलेंज है। आपने एक लाइन बोली कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया का 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन जो लोग हैं, इतना बड़ा कंजम्पशन कहीं भी नहीं होगा। बट अब इन सारे स्टार्टअप फाउंडर्स से आई एम श्योर आप भी सबको जानते होगे और आप सब मिलोगे, इन सब की एक कॉमन प्रॉब्लम है, और ये इंडिया का एक लार्जर सेंटिमेंट कि इंडिया में ट्रांजैक्टिंग ऑडियंस या खर्चा करने वाली ऑडियंस वो तो बहुत लिमिटेड है। वो तो इंडिया का सिर्फ शायद कुछ 10 से 15% है, या मैक्सिमम 30% अगर आप टियर 3 तक जाते हो तो हम बात तो करते हैं 1.5 बिलियन लोग इंडिया में, लेकिन एक्चुअल यूज़र्स तो सिर्फ टॉप लेवल वॉलेट शेयर से लेके छोटे लेवल वॉलेट शेयर तक अगर जाओ तो सिर्फ 300 से 400 मिलियन लोग हैं। तो जो 1/3 से भी कम कंट्री है जिनका एक्चुअल खरीदने की कैपेसिटी है, या वो जो व्हाट डू आई से, कुछ भी वो खरीद सकते हैं, उनकी इनकम या उनका बैकग्राउंड या उनकी सोच या उनका पर्टिकुलर एजुकेशन या अंडरस्टैंडिंग उनको अलाउ करती है खरीदने के लिए, कंजम्पशन करने की, तो हम 1.5 बिलियन की कैसे बात करते हैं? तो अब आप बहुत बड़ा चैलेंज। हर स्टार्टअप एक स्टोरी पेंट करता है दुनिया में कि 1.5 बिलियन लोग, पर एक्चुअली रियल कस्टमर बेस तो बहुत छोटा सा है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जितने आजकल इंटरनेट यूजर्स आ रहे हैं वो रूरल एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं, अर्बन एरिया से कम आ रहे हैं। एग्जैक्टली हर 3 सेकंड पर हम एक इंटरनेट यूजर ऐड कर रहे हैं इस देश में। दूसरा चीज़ मेरा जो कहना है कि देखिए, भारत जो भी करेगा पॉपुलेशन स्केल पर करेगा, और क्योंकि पॉपुलेशन स्केल पे करता है तो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाता है। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो $150 लगते थे कस्टमर एक्वायर करने के लिए, अब $1 लगता है उसके लिए। रिलायंस जियो ने करीब 400 मिलियन कस्टमर्स ऐड किए देश में 1 साल के अंदर, क्योंकि उनको आइडेंटिटी के बेसिस पर कस्टमर लेस देन $1 पे मिला। आप अमेरिका में जाइएगा, उसके लिए $150 लगता है, जो यहाँ इंडिया में $1 में होता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टार्टअप हो, ज़ेरोडा हो, ग्रो, अपस्टॉक हो, गोडिजिट हो, इनको इंडिया अपना मार्केट नहीं समझना चाहिए, इनको दुनिया अपना मार्केट समझना चाहिए। ये जो इंडिया में कर रहे हैं अगले सारी दुनिया में जाके करें। इनका मार्केट है 8 बिलियन पीपल का। अगले दशक में करीब 4.5 बिलियन लोग पॉवर्टी से मिडिल क्लास में जाएंगे। जैसे हम लोगों ने बहुत लोगों को उठाया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ऊपर, वैसे ही वहाँ अब आप देखिएगा कि दुनिया में जब लोग आगे जाएंगे तो इनका मार्केट बहुत बड़ा है। और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स मस्ट लुक एट द वर्ल्ड एज द मार्केट। पूरी दुनिया इनका मार्केट है। What do you think is the biggest opportunity for Indian entrepreneur अभी देखिए in the world? क्योंकि आपने मुझसे ना फर्स्ट अंदर मैं आपसे मिलने आया, आपने फर्स्ट चीज़ मुझसे ये पूछी, एक्सपोर्ट करते हो, क्यों नहीं करते? राइट, सो आई कैन क्लियरली सी आप में वो बहुत ज़ील है, और अभी भी जो आपके आंसर में कि वर्ल्ड को अपना मार्केट समझो और बाहर जाओ, इंडिया से बना के इंडिया को। देखिए, जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो 5 गुना ज़्यादा मिलेंगे एक्सपोर्ट मार्केट में। फेयर। और बिना एक्सपोर्ट किए इंडिया की ग्रोथ नहीं हो सकती अगले 30 वर्ष तक, लगातार हर साल 9-10% पर। मेरा जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है अमृत काल में हम डेवलप्ड कंट्री बने, मतलब हमें हर साल 9-10% पर ग्रो करने का एम्बिशन चाहिए, और वो एक्सपोर्ट के बिना तो नहीं हो सकता। तो ये सारी नई क्षेत्र जो हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज एरियाज ऑफ ग्रोथ है। अब देखिए, हम लोगों ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन गवर्नमेंट लाई, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन लाई, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाई, और मेरा जो विचार है कि आगे चल के दुनिया में सारा डिस्रप्शन होगा न्यू टेक्नोलॉजीज पे। हम हमारे चैनल पे हम जो ये आईपी चलाते हैं, इसका नाम है फिगरिंग आउट द इंडियन ड्रीम। इस पे हम बात करते हैं कि एक इंडियन ड्रीम है हमारी नज़रों में, उसे कैसे अचीव करना है। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा और हमारी पूरी ऑडियंस का कि एक अमेरिकन ड्रीम को पॉपुलराइज़ किया था बहुत टाइम पहले, कि कोई भी आप किसी भी देश से आते हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी
फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो या जाति से आते हो, आप अमेरिका में आओ, एक ही ज़िंदगी में आप ज़ीरो से हीरो बन जाओगे, राइट? सेम आई थिंक इंडिया में पॉसिबल है. इंडिया वो अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया को दे रहा है जहाँ पे इंडियन ड्रीम पॉसिबल है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप सही तरीके से काम करते हो और एक ही लाइफ में आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हो. आपको राजा का बेटा होना ज़रूरी नहीं है या आपको विरासत में बहुत पैसे लाना ज़रूरी नहीं, राइट? द इंडियन ड्रीम इज़ देयर. आपके लिए इंडियन ड्रीम क्या है? व्हाट आर द नेक्स्ट, हाउ डज यू सी द नेक्स्ट गोल्डन डेकेड ऑफ इंडिया और द डेकेड्स ऑफ इंडिया? सी मेरे विचार से द गोल्डन डेकेड ऑफ इंडिया, जो अमृतकाल जिसको कहा जा रहा है 2047 तक का, हमारी थिंकिंग जो होनी चाहिए 2047 तक. पहली चीज कि हमें हर साल 8 से 10% की ग्रोथ देनी है, 8 से 10%. दूसरी चीज, जो भी ग्रोथ करनी है फाइनेंशियल इंक्लूजन और इक्विटी के साथ करनी है. कि साधारण व्यक्ति की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, जो पिछले 10 वर्षों में किया गया है, बिजली, पानी, इन सब चीजों, घरों पे. तीसरी चीज, सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ में जाना जरूरी है. अगर आप नई टेक्नोलॉजी एरियाज में नहीं जाइएगा, और अगर आप सेमीकंडक्टर, आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, आप क्वांटम कंप्यूटिंग में नहीं जाइएगा तो आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती. अगर आप एनर्जी ट्रांजिशन नहीं करिएगा तो आपको ग्रोथ होगी. तीसरी चीज, ऑल न्यू टेक्नोलॉजी, ऑल न्यू टेक्नोलॉजी. यू हैव टू मेक टेक्नोलॉजिकल लेवल जंपिंग. यू हैव टू गो बियॉन्ड द डेवलप्ड वर्ल्ड इन दीज एरियाज. इंडिया alone can do that because it has the skilled, educated manpower. ये सारे हिंदुस्तानी जाकर कर रहे हैं विदेश में, तो you have to do it. तीसरी चीज, एनर्जी ट्रांजिशन होगा, और इसलिए हर भारतीय को बड़ा क्लियर होना है कि अपने आप को डिजिटाइज करना है और अपने आप को क्लाइमेट एक्शन करना है. एंड नेट जीरो इज नेट पॉजिटिव फॉर इंडिया. चौथी चीज, हमें अपने प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ाने हैं हर क्षेत्र में. मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विसेज सेक्टर हो, सब क्षेत्र में, जिसको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है देश की. और वो प्रोडक्टिविटी स्मार्ट फंक्शनिंग से आएगी. तो ये हम सब पर डिपेंडेंट है कि हम सब ये प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस हटाएं, पेपर वर्क को हटाएं, डिजिटाइज करें देश को, और एक क्वांटम टेक्नोलॉजिकल एक लगान, बड़ी जोरों की हम क्वांटम जंप लें, लीप फ्रॉग कर लें हमारी आज की सिचुएशन से आगे की सिचुएशन पे. कैन यू थोड़ा सा कैन यू स्पेंड लिटिल टाइम ऑन 5-6 टेक्नोलॉजीज जो आप बोल रहे हो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर उस पर काम नहीं किया तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती आपकी एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंट्री, और एज समवन जिसको वेल्थ बनानी है इस कंट्री में, अपॉर्चुनिटी चीज़ को इम्पैक्ट क्रिएट करना है. तो यू सेड 5-6 तो मेरा अपना पहली चीज़ है कि एनर्जी ट्रांजिशन होगा और फॉसल फ्यूल से क्लीन फ्यूल में जाएंगे. तो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन देश को वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनना है. सर इसमें लेकिन जैसे एनर्जी ट्रांजिशन, ये गेम तो सिर्फ जैसे वर्ल्ड में कॉमनली लूज टर्म है, इसको बोलते हैं इट्स अ बिग बॉयज क्लब. नहीं, राइट? एनर्जी ट्रांजिशन एक यंग युवा कैसे घुस सकता है? इतने बड़े बड़े शार्क्स, इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतने खरबों रुपए के साथ, इतने डीप गवर्नमेंट कनेक्शंस के साथ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, इतने सारे पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के इन लोगों कैसी अपॉर्चुनिटीज आती तो देखिए, किसी यंग इंसान के पास कैसे अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प कर दे? देखिए, एक जो बहुत बड़ी चीज़ देश में दूसरी हुई है कि मुद्रा लोन्स की, कि पहली बार ये हुआ है कि कोलैटरल्स के बिना आपको लोन दिए जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था. कोलैटरल्स के बिना आप लोन दीजिए, बिजनेस बढ़ाइए और आप आगे बढ़िए. तो हर गवर्नमेंट में
अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है सर कंपैरेटिवली? नहीं तो अगर कंट्री को बढ़ना है बहुत तेजी से, लेट्स से चाइना, यूएस, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम है उधर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है पर आपकी डिमांड भी है यहाँ, इसीलिए मुद्रा लोन्स का बहुत सक्सेस हुआ है हमारे देश में। और मेरा जो विचार है कि हर स्टेट में ऐसे सिमिलर मिशंस बने हैं और ऐसे सिमिलर उनकी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हैं जो सपोर्ट कर रही है। ये नहीं कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है, हर स्टेट में इस पे काम किया जा रहा है, एनर्जी पे, एनर्जी ट्रांजिशन। डू यू थिंक यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्टेट ऑफिसर्स के पास जाना चाहिए एंड ट्राई टू फिगर आउट स्टेट में कैसे कुछ बड़ा काम करें? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होता है, हर स्टेट में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उनको पूरा अवेल करना चाहिए। तो और ये सारी स्कीम माई गव में अवेलेबल है। तो मेरा जो विचार है कि पहले आप सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की पढ़िए, स्टेट गवर्नमेंट्स की पढ़िए, उनको पूरा अवेल करिए और इन सारे नए क्षेत्रों में आप आगे बढ़िए। ओके, एक दो पर्सनल क्वेश्चंस लास्ट, 2-3 क्वेश्चंस। जब आप सीईओ थे नीति आयोग के, तो एज अ सीईओ आपके पर्क्स क्या थे? देखिए क्या पर्क्स होते हैं सरकार में ना? कोई पैसे के लिए काम नहीं करता। मेरे सैलरी आप नीति आयोग की एज अ सीईओ कितनी सैलरी? मैं रिटायर हुआ था सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी सैलरी होती है करीब 2,25,000 की, 2.5 लाख समझिए करीब। पर रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन मिलती है, फिर आपको कट कटा के करीब 95,000 से 1 लाख रुपया मिलता था मुझे केवल। सरकार में कोई पैसे के लिए नहीं काम करता। सरकार में जो हम काम करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं। सरकार में जो आपको मौका मिलता है लोगों की जिंदगी बदलने का, ग्रास रूट में इम्पैक्ट करने का, और वो कहीं नहीं मिल सकता। कोई कुछ भी बोले तो एज सीईओ ऑफ नीति, और मैं जितना 1 लाख रुपए भी मेरे खर्च नहीं होते आजकल। तो मैं बता रहा था कि जैसे आप तो नीति आयोग के जो आप सीईओ थे तब 1 लाख रुपए सैलरी थी अभी? बिल्कुल 1 लाख, अभी भी 1 लाख है, पर पेंशन मिलती है करीब 1,25,000, तो वो सब मिला के करीब 2.25 लाख हो जाता है। विच इज पर विजन दूसरा है। नहीं, सरकार घर देती है, गाड़ी देती है, तो सब कुछ रहने पीने खाने के लिए सरकार विल टेक केयर। आप अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से अच्छी तरह कर सकते हैं, और वो बहुत है, वो मेरे विचार से बहुत है। तो गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बाकी सब हो जाए। और आपको जितना भी पैसा मिल सकता है उससे बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, उससे खाना पीना हो जाता है। अच्छा, और आप अच्छे कपड़े मैं तो अच्छे कपड़े भी पहनता हूँ, तो वो सब खरीद लेता हूँ मैं, कुछ फर्क तो पर सरकार आपका अच्छा केयर करती है। बट एक नैरेटिव क्यों है ऐसा कि गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, या पैसे खाते हैं, या बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से काम कराने के लिए रिश्वत लगती है या ब्राइब लगती है? एक ये नॉर्मल जनता में नैरेटिव क्यों है? मेरा गवर्नमेंट ऑफिशियल से कभी कुछ काम नहीं पड़ा, तो मुझे पता नहीं है कि किसी को पैसे खिलाने पड़ते हैं और कितने करते, मुझे आइडिया नहीं है। बट ये जब भी आप बाहर जाते हो तब ये नैरेटिव है। देखिए, तो मेरा हमेशा ये सुना हुआ है, आप मूवीज़ में भी ये देखते हो, जितने लोग काम करते हैं उनसे पूछते हो, जो लोग बहुत आगे लेवल पे, बड़े लेवल पे पहुँच गए हैं, वो लोग भी ये बोलते हैं। तो मेरा अगर आप हर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए काम करता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करता है, तो एक सेंटिमेंट नेगेटिव क्यों बना हुआ है कि गवर्नमेंट को तो बहुत पैसे देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ काम नहीं होगा तुम्हारा? तो देखिए, एक चीज़ तो ये है कि मैंने कई सालों से ये देखा, गवर्नमेंट में मेरी 44 साल की नौकरी हो चुकी है, तो एक तो ये काफ़ी चेंज आया है कि अब आपको छोटी छोटी ब्राइब्स नहीं देनी होती। डिजिटाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और मेरे ख्याल से कटिंग एज पे स्टेट्स में भी ये बहुत हुआ है काफ़ी। दूसरा चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी आ गई है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी आई है और पिछले 10 वर्षों में, और इन चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। और तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखिए, कई लोग कमिटमेंट के लिए काम करते हैं, और ये कमिटमेंट हमें सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में उनका स्किल अपग्रेडेशन हो, उनका पैशन हो, उनका कमिटमेंट हो। इसीलिए ये कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एक
स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो ये काम कर रहा है कि टिकट चेकर्स को उन्होंने 10 लाख रेलवे टिकट चेकर्स को ट्रेन किया, उसने पुलिस के पूरे स्टाफ को ट्रेन किया। तो वो पैशन कमिटमेंट हर लेवल पर गवर्नमेंट में लाना ज़रूरी है। हर ऑफिसर मस्ट फील अ सेंस ऑफ प्राइड इन हिज जॉब। आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं जितने ऑफिसर्स से मिला हूँ थ्रू दिस पॉडकास्ट, उन सबको एक प्राइड ऑफ नेशनलिज्म, एक प्राइड ऑफ सेंटिमेंट, एक उनकी पोजीशन का बहुत प्राइड है कि यार वी आर ब्रिंगिंग द चेंज, एंड आई हैव मेट एब्सोल्युटली जेम्स एंड आई एम फॉर्चुनेट टू डू दैट। मेरा सिर्फ ये ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था कि ऐसा परसेप्शन क्यों है? नहीं तो चेंज हो रहा है, पहले बहुत चीज़ें होती थी और वो चेंज हो रहा है, क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल इस पासपोर्ट की, पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए तो पैसे देने पड़ता था, अब नहीं होता। हर चीज़ में डिजिटाइजेशन हुआ है, हर चीज़ में आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो ये सब जो कटिंग एज ब्राइबरी थी वो सब हट गया है। अब देश में ये सब नहीं होता, पर अब थिंकिंग ऑफ माइंडसेट चेंज करना है। दूसरा, हर आदमी को एक सेंस ऑफ प्राइड अपनी जॉब में क्रिएट करवाना ज़रूरी है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है इस समय। एंड डू यू थिंक कि एक डिफरेंस है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि जैसे आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ये बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी आ चुकी है कि ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं होती और ये अलग है, राइट? वर्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में देखिए क्या है कि कई जगह बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। मुझे सारे स्टेट्स को ब्लेम कर देना ठीक नहीं है। स्टेट्स में बहुत प्रोग्रेस हुई है, हर स्टेट में प्रोग्रेस हुई है और हर स्टेट आगे बढ़ा है। हमें एक दूसरे की गुड प्रैक्टिसेस से सीखना आवश्यक है। बहुत बड़ी कंट्री है, हम 24 यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा बड़े हैं और तो इसलिए हर स्टेट से हमें सीख के आगे बढ़ना है। विच स्टेट डू यू थिंक विल बी इंटेग्रिटी क्वेश्चन में नंबर 1 टॉप करेगी इस समय? मुझे लग रहा है कि यूपी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इंटेग्रिटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यूपी में, बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रास रूट ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी फ्रेश आंसर। यूपी आई हैव नेवर हर्ड। नहीं, जो यूपी अब आप मैं तो चेंज हो रहा है। मैं यूपी में जो देखिए, यूपी अगर एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता पॉपुलेशन वाइज। और इसलिए अगर यूपी ट्रांसफॉर्म हो गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ा है यूपी में, बिजली जिस तरह से फैली है, हाउसेस जिस तरह से कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ग्रास रूट इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से इम्प्रूव हुआ है, और इंटेग्रिटी जिस तरह से आई है, और सबसे महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से इम्प्रूव हुआ है यूपी में। अगर यूपी इम्प्रूव होता है तो पूरे देश को लिफ्ट कर देगा। इंटरेस्टिंग। वेल, मैं यूपी अभी गया नहीं बहुत टाइम से, सो आई वुड नॉट नो। आप केवल अर्बन एरियाज में घूम रहे हैं, थोड़ा रूरल एरियाज में? मैं बहुत सर मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश के एक रूरल एरिया में गया हूँ। आई एम श्योर मैं ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ जो शायद बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उन्हें भी नहीं पता होगा। और आई एम श्योर आप मध्य प्रदेश घूमे? बहुत घूमा मैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा, तो हर बेल्ट में। मध्य प्रदेश तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ टूरिज्म प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत यूनिक है। जैसे हेरिटेज है, आपका जो हेरिटेज है वो वाइल्ड लाइफ है आपका, कहीं नहीं है ऐसी वाइल्ड लाइफ, और जो बहुत हिडन है, इतनी ज़्यादा बात नहीं होती उसकी वाइल्ड लाइफ। मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। वो क्राउन्स अभी नॉर्थ में ज़्यादा होता है और वेस्ट में ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। एक किताब थी चेजिंग द मॉनसून, वो ओरछा, वो केरला से शुरू होती है पर वो फिर आके ओरछा में, मांडू और ओरछा में फीचर करती है। कहते हैं मॉनसून पीरियड बेस्ट है वहाँ का, मध्य प्रदेश का। मैं सारे पीरियड्स बेस्ट है सर, मैं इंदौर का हूँ। इंदौर से क्लीनर, फास्ट, प्रोग्रेसिव सिटी मैंने नहीं देखी अभी तक। इट्स इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज मेरा पूरा चाइल्डहुड वहाँ पे गया है, सो आई हैव सीन चेंज। हर साल, हर 2 साल में ऐसा लगता है शहर चेंज। नहीं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पर इंदौर में जो बदलाव आया है, क्योंकि इंदौर मैंने पहले देखा है और अभी देखा है, मैं तो 4-5 बार अभी गया हूँ। जो इंदौर में बदलाव आया है वो किसी डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया। एक और डिस्ट्रिक्ट में बदलाव बहुत ज़ोरों का आया है, वो है भुवनेश्वर। तो मेरे विचार से
इंदौर का जो मॉडल है वो हर डिस्ट्रिक्ट में रेप्लिकेट करना आवश्यक है। यस, एंड उसकी वजह से जो काम हुआ उसकी वजह से ना एक सिटीजन प्राइड आ गया है। इतना प्राइड आया है, मैं तो बहुत लोगों से मिला वहाँ। यस, कोई एक कागज इधर फेंकता नहीं है, कोई मतलब इतनी सफाई और इतना सेंस ऑफ प्राइड लोगों में जो है इंदौर में, वो कहीं और नहीं देखा मैंने। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि इंदौर ने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि, और वो तो अपनी मेथेन से अपनी बसेस चलाते हैं और वेस्ट को यूज़ करते हैं बस चलाने में, और इसलिए वो जो मॉडल है हर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता। एक मुझे इतनी अच्छी बात लगी थी, आपको आई टेल यू, मैं थोड़ा टाइम पहले 2 साल पहले इंदौर गया था किसी चीज़ पे, मैं ऑटो पे गया था, मैंने एयरपोर्ट से ऑटो ली, एंड हमारे आगे एक कार में से किसी ने बॉटल फेंक दी रोड पे। तो मेरे ऑटो वाले भैया ने बोला कि ये इंदौर से नहीं होगा। एंड टू मी दैट्स अ सेंस ऑफ प्राइड कि एक ऑटो वाले भैया मुझे ये बोल रहे हैं कि कचरा अगर किसी और ने फेंका है तो वो मानने के लिए रेडी नहीं है कि वो इंदौर से, एंड दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द सिटीजन प्राइड इन द सिटी। बहुत, मैं तो इंदौर में जो सफाई है, जो सेंस ऑफ प्राइड है, जो ग्रीनरी है, जो मैनेजमेंट है, वो बड़ा कमाल का है। व्हाट डू यू थिंक वर्कड इन इंदौर? आउट ऑफ नोवेयर इंदौर में ऐसा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ग्रेट लीडरशिप by the mayor and municipal commissioner, big thinking, top class implementation, but community participation. कि every citizen participated, कि उन्होंने बना बहुत दिया। कमाल का। Thank you. Well, thank you so much sir for spending so much time with us. Thank you. काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। Thank you so much for doing it. Great pleasure talking to you. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें प्लीज फीडबैक दो कि कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन सी ऐसी गलतियां जो हमने इस एपिसोड में करी, कौन सी ऐसी चीजें जो हमने अच्छी करी, क्योंकि आप फीडबैक दोगे तभी हम इंप्रूव करके इस चैनल को और बेहतर बना पाएंगे और आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। हम इस चैनल को वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल ग्रोथ चैनल बनाना चाहते हैं, वो आपके फीडबैक के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस एपिसोड में आपको कुछ वैल्यू लगी हो तो प्लीज शेयर दिस एपिसोड विद एटलीस्ट 1 पर्सन। किसी एक इंसान के साथ ये एपिसोड शेयर करो जिसको इससे वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स एंटायर लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।